हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सप्रेशन वेक्टर। इससे पहले पार्ट में हमने एक्सप्रेशन वेक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है एक्सप्रेशन से वेक्टर से रिलेटेड, वो जाकर उस लेक्चर को देख सकता है। छोटा सा लेक्चर है 10-12 मिनट का, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम डिटेल में एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने क्या कवर करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में हमने कवर करी है, वेक्टर कवर करा है, कौन सा, क्लोनिंग वेक्टर, और ओवरव्यू लिया है एक्सप्रेशन वेक्टर का। न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए पे बात की थी, जीन लाइब्रेरी में हमने जीनोमिक लाइब्रेरी सीडीएनए पे लाइब्रेरी पे बात की थी, पीसीआर में हमने पीसीआर पे, आरटीपीसीआर, टाइप्स ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, इन सब पे बात करी है। बाकी कुछ टॉपिक्स हमने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से भी कवर करे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वो देखने हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमने कल बात करी थी कि वेक्टर क्या होते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं। किस लिए, उसकी क्लोनिंग कराने के लिए या फिर एक्सप्रेशन कराने के लिए। क्लोनिंग क्या होती है ना। क्लोनिंग का मतलब एक जो टारगेट सेल होता है उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाना। तो जो वेक्टर कॉपीज़ बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। दूसरे वेक्टर जो होते हैं वो फॉरेन जीन, यानी कि हमारी जो टारगेट जीन होती है उसको एक्सप्रेस कराते हैं। एक्सप्रेस कैसे कराएंगे, पहले जो डीएनए, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, वो आरएनए से प्रोटीन बनेगी। क्यों, क्योंकि डीएनए करेक्टर शो नहीं करता। करेक्टर कौन शो करता है, अपना प्रोटीन शो करती है। तो उसको एक्सप्रेस कराना पड़ता है। तो जो एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है वो होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है। अब जो एक प्रोसेस है, सिंपली हम पढ़ते हैं कि जो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब जो जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो कल हमने जाना था एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं, कुछ नहीं, ये सिंपल व्हीकल होते हैं डीएनए के। ये क्या करते हैं, डीएनए को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड, वायरस, ये एक्सप्रेशन वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर को हम एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। इनके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स डालते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करें। वरना अगर एलिमेंट्स कुछ डिफरेंस ना हो तो क्लोनिंग वेक्टर ही एक्सप्रेशन वेक्टर का काम करते हैं, बट क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्रेस नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट नहीं होते, तो हम जेनेटिकली इंजीनियर करके एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर वो फैक्टर्स डालते हैं, जैसे कि प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, है ना, ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीजन। ये सारी चीज़ें हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर करके एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर डालते हैं। तो जो चीज़ें एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा होती हैं वो होता है प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट और ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीजन। लेकिन जो कॉमन होता है एक्सप्रेशन वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इस पे हमने कल डिटेल बात करी थी अच्छे से। तो जो रीज़न होता है, अब प्रमोटर जो होता है ये वो रीज़न होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स की ज़रूरत होती है। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन वेक्टर में जेनेटिकली डाले जाते हैं इंजीनियर करके, और एक सीक्वेंस होता है जहाँ पर आके राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो होती है वो बाइंड करती है। उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहाँ पर आकर राइबोसोम बाइंडिंग साइट बाइंड करती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं शाइन डेलागार्नो सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स के अंदर ये सीक्वेंस अलग होता है, इसको हम कोजैक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो शाइन डेलागार्नो सीक्वेंस ये वाला रीज़न है ना। एक टैग होता है एन टर्मिनल टैग, या फिर हम दूसरे टैग भी इंसर्ट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि क्या होता है, जब ये एक्सप्रेशन वेक्टर होस्ट सेल के अंदर जाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनाएगा। बैक्टीरिया की खुद की भी प्रोटीन होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बैक्टीरिया की प्रोटीन है और कौन सी हमारे मतलब की प्रोटीन है। तो हम क्या करते हैं, टैग यूज़ करते हैं, एन टर्मिनल टैग, हिस्टिडीन टैग या फिर फ्लोरेसेंट टैग्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके हमारी प्रोटीन जो टारगेट जीन से बनेगी और बैक्टीरिया की ओन प्रोटीन में, और सिर्फ अपनी वाली प्रोटीन हम प्यूरीफाई कर सकें।
ठीक है। हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए ही होता है, ये वही जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आगे जाके क्या करेगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, आगे जाके एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। कैसे, पहले इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, इस टारगेट जीन के डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन। ठीक है। और क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट, जिसको हम टर्मिनेशन साइट बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। पॉली एडिनाइलेशन साइट होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होता ही है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऑटोनोमस रीजन होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और अगर है ना इस रीजन में हम डालते हैं टारगेट जीन को जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो एक सेल के अंदर कई सारी कॉपीज़ बन जाती हैं। जैसे अगर क्लोनिंग वेक्टर PBR322 की हमने बात करी थी, उसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर 15 PBR322 में एक सेल में 15 से 20 कॉपी बनती है। वहीं पे PUC18 में एक सेल के अंदर 500 से 700 कॉपीज़ बन जाती हैं। तो ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। दूसरे होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। अब क्या होता है, जैसे हमने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा, तो हमें कैसे पता चलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया या नहीं, तो उसके लिए कुछ मार्कर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट गया या नहीं गया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इकोलाई है ना, ये एक एग्जांपल है हमारा, ये एक्सप्रेशन वेक्टर है, इकोलाई का एक्सप्रेशन वेक्टर है। इसके अंदर प्रमोटर भी है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी है, टर्मिनेटर भी है ना, और यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट भी। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होती है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करता है, तो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जो हमारा टारगेट डीएनए उसको भी काटते हैं और वेक्टर को भी काटते हैं, जिससे कि साइज सेम रहे और जो फॉरेन डीएनए है हम उसको इंसर्ट कर सकें एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही हमने फॉरेन जीन को एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, इसको उसके बाद हम भेजेंगे होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर जाके ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर जाके इसका एक काम होता है कि ये अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। यानी कि पहले तो जो टारगेट जीन है उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब जैसे ये प्रोटीन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को निकाल लेंगे। पहली बात ये आती है कि इसको हम इसके अंदर डालेंगे कैसे, ऐसे तो नहीं जाएगा। इसको डालने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, या तो कैल्शियम क्लोराइड का डाइवेलेंट सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, है ना, पहली चीज़। दूसरा, हम इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तीसरा, हम जीन गन टेक्निक यूज़ करते हैं, है ना। ये कुछ एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम इंसर्ट करते हैं जो एक्सप्रेशन वेक्टर है उसको होस्ट सेल के अंदर। क्लोनिंग वेक्टर को भी हम इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। अब क्या हुआ, अब ये इंट्रोड्यूस हो गया, एमआरएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये प्रोटीन हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस सेल को ब्रेक कर देंगे, है ना। हम इस सेल को अलग अलग सॉल्यूशन यूज़ करके ब्रेक कर देंगे और इस प्रोटीन को प्यूरीफाई कर लेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, या फिर दूसरी टेक्निक्स की हेल्प से हम इस प्रोटीन को क्या करते हैं, प्यूरीफाई कर लेते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में देखते हैं। हमने अभी बात करी कि अगर हमें जीन को एक्सप्रेस कराना हो तो उसके लिए हमें कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। इनिशिएशन के लिए प्रमोटर की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट की ज़रूरत होती है। तो हम वेक्टर के अंदर जब ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर वेक्टर के पास सिर्फ प्रमोटर रीजन है और वो दूसरे ट्रांसलेशनल सिग्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूज़न वेक्टर कहते हैं। वेक्टर के पास क्या प्रमोटर ही है, ट्रांसलेशनल सिग्नल के लिए कुछ नहीं है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फ्यूज़न वेक्टर कहते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन फ्यूज़न वेक्टर। ट्रांसलेशन फ्यूज़न वेक्टर जो होता है इसके अंदर प्रमोटर और ट्रांसलेशन रीजन दोनों होते हैं, तो एक साथ ही एमआरएनए बनता है और प्रोटीन बन जाता है। तो इस टाइप के सिस्टम होते हैं, ये एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे ये प्रोटीन प्रोडक्ट बन गए, यहाँ पे फ्यूज़न प्रोटीन प्रोडक्ट बना। यहाँ पर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन रीजन दोनों प्रेजेंट थे, प्रमोटर भी था प्लस हमारा जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी वो भी प्रेजेंट थी। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए प्रमोटर टर्मिनेशन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमने ये बात करी। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पर शुरू होता है, प्रमोटर की साइड पे शुरू होता है और एंड होता है टर्मिनेशन साइड पर। प्रमोटर्स जो होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स के, उनके अंदर एक सिग्नल होता है ऑन ऑफ, जैसे कि हम है ना स्विच को ऑन करते हैं
तो जो प्रमोटर होता है एक्सप्रेशन वेक्टर का, उसके अंदर ऑन ऑफ स्विच की ऑप्शन होते हैं। मतलब एक इंड्यूसर होता है, एक रिप्रेसर होता है। किसी ने लैकोपेरॉन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि क्या होता है कि कुछ इंड्यूसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। और लैक्टोज के केस में इंड्यूसर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट बताती हूँ मैं। ये हाँ, आईपीटीजी और जो आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज होता है, ये इंड्यूसर का काम करता है। और जब लैक्टोज, जो लैक्टोज को रिप्रेस करने का काम लैक्टोज खुद करता है। अगर लैक्टोज ज़्यादा होगा तो लैक्टोज क्यों बनेगा, या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा तो लैक्टोज जो होगा वो रिप्रेस होगा। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कम होगा तो वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आईपीटीजी या फिर आइसोप्रोपाइल, आईपीटीजी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है, ऑन करता है एक्सप्रेशन सिस्टम को, है ना। तो ऑन ऑफ, जैसे कि हम पंखे को ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच को ऑन कर देते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती तो बंद कर देते हैं। वैसे ही अगर ज़रूरत होती है तभी एक्सप्रेशन वेक्टर जो प्रमोटर होते हैं वो ऑन होते हैं, इंड्यूस होते हैं, है ना। और अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो ऑफ हो जाते हैं, यानी कि रिप्रेस हो जाते हैं। ये जो स्विचेस होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, रेगुलेशन में। किसके मतलब है ना, जीन प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए कितना नहीं बनना चाहिए, उसमें ये क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट तो वो सेल के लिए टॉक्सिक होगा। वो सेल को क्या करेगा, अब कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खा लेंगे, खाते जाएंगे तो हमें नुकसान ही करेगी ना। तो इसी तरीके से अगर एक्सेस अमाउंट का प्रोडक्ट होगा तो वो नुकसान करेगा, तो उसको रोकना एक मतलब रोकने का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो जो कॉमन प्रमोटर्स यूटिलाइज होते हैं एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट्स में, ये म्यूटेंट वर्जन है। अभी जो हम प्रमोटर यूज़ करते हैं, हम लैक प्रमोटर, लैक यूवी, ये वाले प्रमोटर यूज़ करते हैं। जो लैक यूवी प्रमोटर, हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे प्रमोटर पे। जो लैक यूवी प्रमोटर होते हैं ये हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं, है ना, अंडर इंड्यूस कंडीशन। मतलब इंड्यूसर होता है इनमें और ये ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे लेवल का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करते हैं। ज़्यादातर जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोमल साइड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है अप स्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडोन। अप स्ट्रीम मतलब जो स्टार्ट कोडोन होता है उससे पहले राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है ना। 2 टर्म आएंगे, एक अप स्ट्रीम पहले, एक डाउन स्ट्रीम बाद में। तो जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन फैसिलिटेट करती है क्लोन जीन का। मतलब है ना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, अगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ इधर, है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन का। अब आरएनए से ट्रांसलेशन होने के लिए इस पे आकर बाइंड करते हैं राइबोसोमल सब यूनिट। 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 70S सब यूनिट होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये सब यूनिट बाइंड करती है। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड करती है वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पे बाइंड करती है। तो राइबोसोमल सब यूनिट अगर बाइंड नहीं करेगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसलिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट का बाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके ऊपर आकर क्या होता है, जो है ना टीआरएनए होता है वो आता है अमाइनो एसिड लेकर और कोडोन पे बाइंड करता जाता है। एक होता है स्टार्ट कोडोन जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एयूजी। एयूजी जो होता है वो स्टार्ट कोडोन होता है जहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसको हम मिथ्योनिन कहते हैं। ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। और फिर स्टॉप कोडोन भी होते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है ये क्या फैसिलिटेट करती है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन, जो फॉरेन जीन है वो ट्रांसलेट करे और प्रोटीन बनाए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कैसे जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो वर्क करता है। हमने अभी बात करी कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या क्या करता है, अब काम कैसे करता है। जो एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट होता है, ये याद रखना, एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट को ही हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं, है ना। कंस्ट्रक्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ मिला के हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, ORI भी मिला रहे हैं, प्रमोटर भी मिला रहे हैं, टर्मिनेटर भी मिला रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। जैसे ही एक्सप्रेशन वेक्टर होस्ट सेल के अंदर चला जाता है,
होस्ट सेल के अंदर गया तो जो प्रोटीन एनकोड होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट से, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, उसके बाद ट्रांसलेशन मशीनरी को यूज़ करेगी, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को यूज़ करेगी होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और प्रोटीन बनाएगी। तो जो प्लाज्मिड होता है उसको जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं और उसके अंदर रेगुलेटरी एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे कि एनहांसर, प्रमोटर, ये सारी चीज़ें डालते हैं। ये रेगुलेटर सीक्वेंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन। अगर प्रमोटर एनहांसर नहीं होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। फिर हम बात करते हैं जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, इसमें मतलब एमआरएनए के लिए कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है। इनको हम, है ना, एज अ टूल, एक्सप्रेशन वेक्टर को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं एमआरएनए प्रोडक्शन के लिए। और ये इसे हम बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, है ना, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इनका मेन यूज़ ये होता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन वेक्टर हमने देखा, उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होता है। पॉलीलिंकर का मतलब क्या है, इसको हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहते हैं, जहाँ यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट्स होती हैं, यहाँ पर आके एंजाइम कट करता है और हम अपना फॉरेन जीन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं अब जो प्रोटीन प्रोडक्ट हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसे ही प्रोटीन प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो जाएगा सेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्यूरीफाई कर लेंगे। ये जो प्यूरिफिकेशन होगा प्रोटीन का, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसका जीन हमने एक्सप्रेशन वेक्टर में डाला था, तो उसको हमें प्यूरीफाई करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म से अलग होनी चाहिए वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं। ये टैग जो होते हैं पेप्टाइड मार्कर्स होते हैं, जैसे कि हिस्टिडिन टैग, है ना, हमने हिस्टिडिन टैग की बात करी थी। और नॉर्मली, है ना, दूसरे टैग्स भी हम, फ्लोरेसेंट टैग भी हम यूज़ करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं ये क्या करते, मतलब, है ना, ये कई बार एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं। जैसे कि साइड डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है प्रोटीन का, या फिर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। तो ऐसे ये एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट में इनटू अ प्लाज्मिड, जो कि रेप्लिकेट होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो एक्सप्रेस करे प्रोटीन को। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना, कि जो क्लोनिंग वेक्टर है अगर वो एक्सप्रेस कर लेता तो हमें एक्सप्रेशन वेक्टर की ज़रूरत ही क्या थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो एक्सप्रेशन का काम नहीं करता, वो सिर्फ क्लोनिंग का काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम एक्सप्रेस कराते हैं प्रोटीन को, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम साइड डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमें प्रोटीन चाहिए होती वो हमें नहीं मिल पाती। अब एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर कुछ एक्सप्रेशन सिग्नल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन कोडोन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, प्रमोटर और क्लोन जीन के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन सीक्वेंस होना चाहिए, पोर्टेबल ट्रांसलेशन इनिशिएशन सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिग्नल्स प्रेजेंट होने चाहिए एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रमोटर क्या होता है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये लेक्चर थोड़ा जल्दी है, लेकिन, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में भी कवर कर दी है और बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो प्रमोटर क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रमोटर क्या होते हैं। प्रमोटर नाम ही बता रहा है कि कुछ स्टार्ट कर रहा है ना, प्रमोट करना। तो जो प्रमोटर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है ना, ये इंश्योर करता है रिलायबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की ज़रूरत होती है एफिशिएंट एमआरएनए सिंथेसिस करने के लिए। साथ ही साथ हमें आरएनए पॉलीमरेज भी चाहिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज की जो सिग्मा यूनिट होती है वो जाकर बाइंड करती है प्रोमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो जो रेगुलेशन होता है प्रमोटर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो तो कंस्ट्रक्ट करता चला जाएगा, रुकना भी तो चाहिए ना। तो जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं वो किन किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एक सेकेंड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोटर कौन कौन पाए जाते हैं,
प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरियोफाज T5 और T7 जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोटर होते हैं। इकोलाई के अंदर जो प्रमोटर होता है वो दो तरीके से रेगुलेट होता है, हमने बात करी थी। एक होता है इंडक्शन, कुछ केमिकल स्विचेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। कुछ क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो जो ऑन करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडक्शन, और जो ऑफ करते हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रेशर, है ना। इंडक्टर वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, रिप्रेशर वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करते हैं। क्लियर। अब कॉमनली यूज प्रमोटर कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम ई कोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो एक होता है हमारा लैक प्रमोटर। लैक प्रमोटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को लैगजेड जीन। लैगजेड जीन का आपने नाम सुना होगा, क्लोनिंग वेक्टर में भी हमने इसकी बात करी थी। तो जो लैगजेड जीन होता है वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन करता है। अब जो लैगजेड जीन होता है उसको स्टार्ट कौन करता है ना, इंड्यूस कौन करता है, आईपीटी जीन। जो लैगजेड जीन होता है इसको इंड्यूस करने का काम करता है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज, ये इसको इंड्यूस करता है। लैक प्रमोटर सीक्वेंस जो होता है वो फ्यूज होता है टारगेट जीन के साथ में, और उसके बाद लैक्टोज डिपेंडेंट एक्सप्रेशन सिस्टम को स्टार्ट करता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो लैक प्रमोटर होता है इसका जो इनहिबिटर होता है वो कौन होता है, वो लैक्टोज खुद होता है ना। अब यहाँ पर ये हो गए लैक प्रमोटर। तो लैक प्रमोटर क्या करते हैं, किसको ट्रांसक्राइब करते हैं, लैगजेड जीन, और इसके ही रेगुलेशन को देखते हैं। एक होते हैं टीआरपी। आपने लैक प्रमोटर से लैकोपेरॉन का नाम सुना होगा, है ना, लैकोपेरॉन जिसने पढ़ा होगा, उसमें भी लैगजेड जीन होता है। फिर आता है टीआरपी प्रमोटर। टीआरपी को हम ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन भी होता है। तो जो टीआरपी प्रमोटर होता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बहुत सारी जीन्स को जो कि ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस में बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो ट्रिप्टोफैन होता है वो खुद, अब इसको इंड्यूस कौन करेगा, है ना, ट्रिप्टोफैन प्रमोटर को इंड्यूस कौन करेगा, इसको इंड्यूस करता है 3 बीटा इंडोलिएक्राइलिक एसिड, है ना, INDOLEACRYLIC 3 बीटा इंडोलिएक्राइलिक एसिड। ये क्या करता है, इसको स्टार्ट करता है, ट्रिप्टोफैन प्रमोटर को इंड्यूस करता है। इसको रिप्रेस कौन करता है, रोकता कौन है, अगर एक्सेस में ट्रिप्टोफैन होता है तो वो इसको क्या करता है, सब रिप्रेस करता है, रोकता है। फिर हम बात करते हैं टैक प्रमोटर की। टैग प्रमोटर जो होता है वो इन दोनों से मिलके बना है ना, ट्रिप्टोफैन प्लस लैक प्रमोटर, लैक प्लस ट्रिप्टोफैन का हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर टैग प्रमोटर बनाया गया, और ये इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है टैग प्रमोटर। इसको इंड्यूस कौन करता है, आईपीटीजी इसको इंड्यूस करता है ना। आईपीटीजी क्या है, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है। फिर एक आता है हमारा अब एक आता है लैम्डा पीएल। जो लैम्डा पीएल होता है ये भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैम्डा डीएनए जो लैम्डा पीएल होता है ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है, और जो लैम्डा डीएनए होता है इसको क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। इकोलाई के अंदर ही ये क्या करता है, जो लैम्डा डीएनए होता है इसको ट्रांसक्राइब करता है। जो प्रोडक्ट होता है लैम्डा सीआई जीन, इसमें रिप्रेशर का काम कौन करता है, रिप्रेशर का काम करती है लैम्डा सीआई जीन, ये रिप्रेस करती है लैम्डा पीएल को। और जो एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट होता है लैम्डा पीएल का, अब इसको है ना प्रमोट कौन करता है, लैम्डा जीन को। प्रमोटर का नाम इसमें नहीं दे रखा है, सॉरी, एक मिनट। तो जो लैम्डा सीआई जीन होती है इसको रिप्रेस करती है, इसको हम लैम्डा रिप्रेसर भी कहते हैं। अब लो टेम्परेचर पे जो रिप्रेसर होता है ये क्या करता है, काम नहीं कर पाता, मतलब लो टेम्परेचर पे ये सही से काम करता है रिप्रेशर, और हाई टेम्परेचर पे ये काम नहीं कर पाता। अब बहुत सारे अलग अलग प्रमोटर्स भी यूज़ होते हैं। CMV प्रमोटर भी यूज़ होता है जो कि
साइटोमेगेलोवायरस से डिराइव हुआ है। SV40 प्रमोटर भी यूज़ होता है, सिमियन वायरस 40 से डिराइव हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रमोटर्स यूज़ होते हैं। ये तो हो गया, हमने बात करी इकोलाई के एक्सप्रेशन सिस्टम की, है ना। इकोलाई में कौन कौन से एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। अब हम अगर बात करें कि ईस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर कौन कौन से होते हैं। इकोलाई के अंदर लैक प्रमोटर, TRP प्रमोटर, टैक प्रमोटर, लैम्डा PL प्रमोटर, ये सब यूज़ होते हैं, है ना। इसका मैं इंड्यूसर देख के आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से होता है। जो लैम्डा PL होता है, इसका प्रमोटर कौन होता है, तो इसमें ना टेम्परेचर बेस्ड सिस्टम होता है। इसको टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और रिप्रेस भी करता है। तो जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है। लो टेम्परेचर प्रमोट करता है, जबकि हाई टेम्परेचर क्या करता है, इसको रिप्रेस करता है। साथ ही साथ जो लैम्डा CI जीन होता है वो भी इसको रिप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रमोटर्स जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं ईस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो सकते हैं, इंड्यूसिबल भी होते हैं। अब ईस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम में कौन कौन से प्रमोटर होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होते हैं इंड्यूसिबल। कॉन्स्टिट्यूटिव कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर वो प्रमोटर होते हैं जिनके अंदर रेगुलेशन सिस्टम नहीं होता, है ना। कोई रेगुलेशन सिस्टम नहीं होता, ये कंटिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन करते जाते हैं, mRNA बनाते जाते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, गैप प्रमोटर। ये जो गैप प्रमोटर होता है किसको एनकोड करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको ये कोड करता है। एक होते हैं इंड्यूसिबल, जैसे कि हमने अभी बात करी। इंड्यूसिबल प्रमोटर वो प्रमोटर होता है जिसके अंदर रेगुलेशन होता है, ऑन ऑफ प्रोसेस होती है। तो जब ज़रूरत होती है एक्सप्रेशन की तब वो ऑन हो जाती है, जब ज़रूरत नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन की तो वो ऑफ हो जाती है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं इंड्यूसिबल प्रोमोटर के। अगर ई सेल में हम बात करें तो AOX1, GAL1, GAL10, NMT1, NMT42, NMT81, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इंड्यूसिबल प्रमोटर के एग्जाम्पल हैं। AOX1 की बात करें तो ये जो प्रमोटर होता है ये एनकोड करता है एल्कोहल ऑक्सीडेज को, है ना, एल्कोहल ऑक्सीडेज को कोड करता है। जबकि ये इंड्यूस किससे होता है, मिथेनॉल इसको ऑन करता है। और ये क्या करता है, ये बेस्ट सुटेड एक्सप्रेशन किस प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, पीशिया पेस्टोरिस की जो प्रोटीन होती है उसको ये एक्सप्रेस करता है। दूसरे होते हैं गैल1 और गैल10 प्रमोटर, ये दूसरे एग्जाम्पल है। ये किससे इंड्यूस होते हैं, गैलेक्टोज से ये इंड्यूस होते हैं। और सुटेबल किसके लिए होते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं, ये सैक्रोमाइसिस सेरिवसी के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। पीशिया पास्टोरिस की प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है AOX1, ये पीशिया पास्टोरिस में एक्सप्रेस कर रहा है। पीशिया पास्टोरिस क्या है, ये एक ई सेल है ना। पीशिया पास्टोरिस एक ई सेल है, इसके अंदर AOX1 प्रमोटर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को, है ना। दूसरा होता है हमने GAL1 और GAL2, तो GAL क्या बता रहा है, गैलेक्टोज से इंड्यूस होते हैं, किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवसी, इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरे प्रमोटर्स कौन कौन से होते हैं, NMT1, NMT42, NMT81, ये जो प्रमोटर होते हैं ये थाइमीन से इंड्यूस होते हैं और किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, शाइजोसैक्रोमाइसिस पॉम्बे, इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये ईस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम की बात करी तो कौन कौन से प्रमोटर दो यूज़ करते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, एक होते हैं इंड्यूसिबल प्रमोटर, है ना। इनकी बात हमने करी। अब ये थोड़ा एक डायग्रामेटिक व्यू है। हमने बात कर ली कि रेगुलेटरी जीन होती है, इंडक्शन करती है, रिप्रेशन करती है, फिर प्रमोटर होता है ना। जब यहाँ पर इंड्यूसर होता है तो प्रमोटर क्या करता है, ऑन करता है ट्रांसक्रिप्शन को। जब यहाँ पर इंड्यूसर होगा तो प्रमोटर क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, लेकिन अगर रिप्रेसर होगा तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को रोक देगा। फिर और क्या क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है ना। यहाँ पर आके ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। तो आपको दो चीज़ दिख रही होगी, एक दिख रहा होगा प्रमोटर किसको स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को, राइबोसोम बाइंड, और एक होगा टर्मिनेटर किसको स्टॉप करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को। अब एक होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आके राइबोसोम जुड़ता है, अपस्ट्रीम स्टार्ट कोडोन से पहले लगा होता है, ठीक है। और राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे कौन आके जुड़ता है, राइबोसोम जुड़ता है और क्या स्टार्ट करता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है, जहाँ पे आके ट्रांसलेशन रुक जाता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस रुक जाती है। समझ में आया।
अब बात करते हैं हम रिपोर्टर जीन। क्या होती है रिपोर्टर जीन, क्यों होती है रिपोर्टर जीन? तो एक मिनट में टाइम देख लेती हूँ, है ना। जो रिपोर्टर जीन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच कैन बी डिटेक्टेड एंड क्वान्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एसे। ये क्या करती है, जो प्रोडक्शन होता है प्रोटीन का उसको डिटेक्ट करने में और क्वांटिफाई करने में हेल्प करती है। तो जो रिपोर्टर जीन होती है रिपोर्ट करके बताती है कि प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो हम एफिशिएंसी देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, प्रोटीन कैसे बन रहा है, कैसे मतलब अच्छे से बना या नहीं बना। तो जो रिपोर्टर जीन होती है वो आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिपोर्ट करते हैं वो, तो उसी तरीके से रिपोर्टर जीन हमें आइडेंटिफाई करके बताती है प्रमोटर, एनहांसर और जो दूसरे प्रोटीन्स है, रेगुलेटर्स है, वो बाइंड हुए या नहीं। इनसे बाइंड होकर ही हमें आइडेंटिफाई करके बताती है कि जो प्रोटीन है वो बना कि नहीं बना। अब जो कॉमनली यूटिलाइज रिपोर्टर जीन है वो कौन कौन सी है? लेगजेड जीन। ई कोलाई के अंदर लेगजेड जीन जो होते हैं वो रिपोर्टर का काम करती है। कैसे करती है? ये जो लेगजेड जीन होती है ये एक्स गाल के प्रेजेंस में क्या करती है, डिटेक्ट करती है इंटेंसिटी ऑफ कलर, है ना, कितने इंटेंस जो कलर है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करती है। तो जितना ज़्यादा इंटेंस कलर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। तो ये लेगजेड जीन ई कोलाई के अंदर क्या काम करती है, रिपोर्टर जीन का काम करती है। और भी होते हैं जैसे कि कैट क्या है, इसको हम क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज एन्कोडिंग जीन भी कहते हैं। ये भी ई कोलाई के अंदर होती है। कैट जीन क्या करती है, ये एनकोड करती है एक एंजाइम को, उसका नाम होता है क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल पे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये भी जो जीन होती है ये क्या करती है, रिपोर्टर का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूसीफरेज एनकोडिंग जीन। ये किसके अंदर होती है, इंसेक्ट्स जैसे कि फायरफ्लाई, फोर्टिनस स्पाइरलिस, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो ल्यूसीफरेज होती है ये किसके लिए अकाउंटेबल होती है, ल्यूसीफेरिन के ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये क्या करती है, ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन करती है। जब ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है तो एक येलो ग्रीन लाइट प्रोडक्ट एमिट होता है, इससे हम इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो है ना, तो इससे भी ये भी क्या काम करता है, रिपोर्ट करने का काम करता है। एक आता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, है ना, जिसे हम GFP एनकोडिंग जेली जीन कहते हैं। ये किसके अंदर होता है, जेलीफिश एरिक्यूरिया विक्टोरिया इसके अंदर होता है। इसको सबसे पहले कहाँ से डिस्कवर करा गया था, ये शिमोमुरा से डिस्कवर करा गया था। ये एक एंटोफ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, 238 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश जो होती है, सॉरी मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, एक्यूरिया विक्टोरिया, इससे क्या होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करती है, मतलब है ना, चमकीला चमकीला कलर जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। तो इसमें बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो ये भी किसका काम करती है, रिपोर्टर जीन का काम करती है। अब हमने बात करी थी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट की और ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन की। राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या करती है, ये फॉलो करती है प्रमोटर के बाद लगी होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलेशन के लिए, है ना, इजीली ट्रांसलेशन हो जाए क्लोन जीन का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो ट्रांसलेशनल इनिशिएशन साइट होती है ये प्रोकैरियोट्स के केस में इसको हम शाइन डिलागार्डनो सीक्वेंस कहते हैं, है ना। यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। अब ये जो सीक्वेंस होता है ये किसके अंदर होता है, RBS के अंदर, जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है उसके अंदर ही होता है। जो ये सीक्वेंस होता है ये कोड करता है 8 बेस पेयर्स होते हैं, है ना, स्टार्ट कोडोन के पहले 8 बेस पेयर्स होते हैं जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट को क्या करते हैं, बताते हैं। ये इसको हम इसीलिए हम इसको शाइन डेलागार्डनो सीक्वेंस कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर हम इसको कोजेक सीक्वेंस कहते हैं, उनके लिए अंदर अलग सीक्वेंस होता है। जो ट्रांसलेशन, ये देखिए यूकैरियोट्स के अंदर ये इस सीक्वेंस को हम कोजेक सीक्वेंस कहते हैं। अब जो राइबोसोमल मशीनरी होती है फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, वो इस सीक्वेंस पे आकर क्या करती है, असेंबल होती है और आगे काम करती है। जो राइबोसोम की यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इस ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन पे आकर बाइंड करती है और आगे प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट करती है।
है ना। अब एक होता है पॉली ए, जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन टेल कहते हैं। इसका क्या काम होता है? जो पॉली ए टेल होती है ये प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के एंड पे प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है? एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाती है। किसके? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहीं एमआरएनए को तोड़ न दे, है ना, ब्रेक ना कर दे, तो उसको बचाती है पॉली ए टेल, जिसे हम पॉली एडिनाइलेशन टेल भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, स्टेबिलिटी बनाए कर रखने के लिए एमआरएनए की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर टर्मिनेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करने की साइड भी यही होती है और एमआरएनए को स्टेबल करती है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है और पॉली ए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऐड करता है पॉली ए टेल एट द एंड ऑफ एमआरएनए। जैसे कि मान लीजिए ये एमआरएनए है, तो इस पे आके एक न्यूक्लियोलिटिक कॉम्प्लेक्स प्लस, है ना, न्यूक्लियोलिटिक कॉम्प्लेक्स प्लस एक है ना पॉली ए पॉलीमरेज जुड़ता है। वो क्या करता है? पॉली ए टेल बना देता है। तो पॉली ए टेल कैसी होगी? इसके एंड पर ए ए ए ऐसी टेल बन जाएगी। वो यहीं पर आके टर्मिनेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का भी और ट्रांसलेशन साइड का भी। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। अभी तक हम इतनी सारी चीज़ें बात कर ली, हमने सबकी बात करी, है ना। इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो हमने आज काफ़ी कुछ समझा है, एक बार रिमाइंड करते हैं। तो आज हमने एक्सप्रेशन वेक्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। हमने क्या देखा? वेक्टर के बारे में जाना, ये प्रोसेस कैसे होती है, इंट्रोडक्शन देखा है एक्सप्रेशन वेक्टर का। एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ओआरआई, सिलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन रीजन के बारे में जाना। ये डायग्राम से समझने की कोशिश करी। साथ ही साथ हमने मेन टाइप्स भी देखे। एक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फ्यूज़न वेक्टर, एक होते हैं ट्रांसलेशन फ्यूज़न वेक्टर। ये क्या होते हैं ये भी हमने देखा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हमने एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन काम कैसे करता है, एक्सप्रेशन वेक्टर काम कैसे करता है, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ एक्सप्रेशन सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन कोडोन होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए प्रमोटर क्लोन जीन के बीच में, इंसर्शन होता है टर्मिनेशन सीक्वेंस का, और ट्रांसलेशन इनिशिएशन सीक्वेंस होता है। प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर कैसे कैसे होते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। ई कोलाई के अंदर कौन कौन से एक्सप्रेशन सिस्टम होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रमोटर्स यूज़ होते हैं। ईस्ट के अंदर कौन कौन से प्रमोटर यूज़ होते हैं, ये हमने बात करी। एक कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, एक इंड्यूसिबल होता है ना। रिपोर्टर जीन के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी रिपोर्टर जीन होती है। लेक्जेट जीन इकोलाई के अंदर, कैट जीन इकोलाई के अंदर, ल्यूसीफरेज एनकोडिंग जीन फायरफ्लाई के अंदर, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन जेलीफिश के अंदर। ये सारी जीन रिपोर्टर जीन का काम करती हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट क्या होती है, इनके बारे में जाना। पॉली एडिनाइलेशन टेल का क्या रोल होता है, तो इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस करा है। तो अगर आपको लगता है ये लेक्चर्स आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हैं, तो आप इन चैनल्स पे, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा करियर अचीवर नाम से, करियर अचीवर जूलॉजी के नाम से, एक इंस्टाग्राम चैनल है माइक्रो लवर के नाम से, एक फेसबुक पेज भी है करियर अचीवर के नाम से। आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है। आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कमी हो तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।